हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में हम लोग यूरोस के दो बहुत ही बेहतरीन गेम की बात करने वाले हैं, पोर्चुगल और तुर्की की। फ्रांस वर्सेस नीदरलैंड की हम बात नहीं करें, वो बात करने लायक ही नहीं है भाई। वो छी छा है भाई, छी छा। वो ईगोस्ट मैच के फुटबॉल लेवल के बराबर का है। बट आज हम सबसे पहले बात करेंगे पोर्चुगल और तुर्की के गेम की, और उसके बाद बात करेंगे बेल्जियम रोमानिया की। डिस्पाइट यहाँ पर बेल्जियम 2-0 से जीत गई है, लो स्कोरिंग गेम लग रहा है, लेकिन जो गेम था वो बहुत तगड़ा था। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम टेबल की बात करें तो भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पोर्चुगल अपनी टेबल को जीत रही है। अगर डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, शायद से अगर पोर्चुगल जीतती है तो वो शायद से नीदरलैंड को फेस कर सकती है। अगर फ्रांस वाले ग्रुप से बात करते हैं, ऑस्ट्रिया भी आ सकती है इस पूरे खेल में। लेकिन ये गेम सॉलिड परफॉर्मेंस थी पोर्चुगल की तरफ से, बहुत ही मतलब निट पिकिंग होगी। मतलब अगर बुराई करने की बात होगी ना तो जबरदस्ती बुराई करने वाली बात है। बट ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि टीम ने परफेक्ट गेम खेला, तो हम फिर भी एक दो कंसर्निंग पॉइंट्स पे बात तो करेंगे। सबसे पहले इस गेम की हाइप की बात करें, ऑफ कोर्स जैसा हमने लाइव स्ट्रीम में ही बात करा था। सबसे पहले थैंक यू सो मच। जर्मनी में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे बड़ा जो फैन बेस है वो जर्मन्स का है। उसके बाद यहाँ पर ऑब्वियसली वो होस्ट कंट्री है, उसके बाद टर्की का आता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 5% पॉपुलेशन जो है पूरी जर्मनी की वो टर्की की है। तो डेफिनेटली तुम समझ सकते हो कि टर्किश जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो कितना ताबड़तोड़ है। अगर पोर्चुगल जैसी टीम जो कि फेवरेट्स हैं, उनको भी अगर टर्किश एटमॉस्फेयर की बात करनी पड़ रही है तो तुम समझ सकते हो कि कितना बड़ा रोल प्ले होता है। आर्दा गुलर की बात करें, और जिस तरीके से पोर्चुगल गोल कंसीड करती है, या तो वो चुतियाब जाते हैं या फिर वो यहाँ पर एक आउट ऑफ द बॉक्स एक स्क्रीमर गोल कंसीड करते हैं, जैसा चेक के अगेंस्ट उन्होंने कंसीड किया था। 2020 में भी उन्होंने बेल्जियम के अगेंस्ट ऐसे ही कंसीड किया था। मोरक्को के अगेंस्ट उन्होंने चुतियाब कर दिया था। और यहाँ पर टर्की ने ऑलरेडी यहाँ पर अगर हम बात करें जॉर्जिया के अगेंस्ट ऐसे ही गोल्स मारे थे। आर्दा गुलर का स्क्रीमर आया था जो कि इस गेम में नहीं था, विच वॉज अ गुड थिंग। आर्दा गुलर यहाँ पर जब इस टर्की को अगर आप खेलते हुए देखोगे ना तो उसमें एक बहुत अच्छी बात है और एक बहुत बुरी बात है। एक अच्छी बात यह है कि ये बहुत अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं, बहुत ऑफेंसिव, बहुत एंकरेजिंग फुटबॉल खेलते हैं। ऐसा प्रैग्मेटिक फुटबॉल में बिलीव नहीं रखते। दूसरी चीज़ ये है कि खेलते तो अच्छा है, खेलते अच्छे नींव के साथ है, अच्छे फाउंडेशन के साथ है, अच्छी सोच के साथ है। प्रॉब्लम जहाँ आ जाती है वो ये है कि बहुत स्पेसेस ये छोड़ देते हैं, बहुत सारी स्पेसेस ये छोड़ देते हैं, जो कि डेफिनेटली बहुत बड़ी टीम, बहुत ऐसे प्लेयर्स जो कि इंडिविजुअल क्वालिटी को पोजेस करते हैं, टैक्टिकली जो कि काफ़ी सॉलिड है, वो आराम से इनको खोल सकते हैं। जो जॉर्जिया इनको खोल रही थी, तो पोर्चुगल, फ्रांस, अगर इन बड़ी टीम्स की हम बात करें तो वो तो बहुत ही लाजमी है। इस गेम के स्टार्टिंग होने की बात करें तो पहले ही 10 मिनट में आपको समझ में आ जाता है कि टर्की चाहकर भी इस गेम को केओस बना नहीं सकती। और यहाँ पर पोर्चुगल की टैक्टिक्स को आपको बहुत सराहना पड़ेगा। यहाँ पर पेपे की बात करें, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, 41 साल का ये नौजवान जिस तरीके से खेल रहा है, दिस इज मास्टर क्लास। और पहले 5 मिनट में ना क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 2-3 चांसेस भी मिल जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा पॉइंट है। क्योंकि मेरे को याद है पोर्चुगल वर्सेस चेक के रिव्यू में मैंने ये बोला था कि बहुत डिबेटेबल है कि पोर्चुगल के प्लेयर कितना रोनाल्डो को बॉल दे पा रहे, कितना नहीं दे पा रहे, लेकिन पहले 5-10 मिनट में रोनाल्डो को 2-3 चांस अच्छे क्रिएट करके दे। इसका मतलब ये था कि पूरे गेम के अक्रॉस आप पोर्चुगल की एक सबसे बढ़िया इंप्रूव चीज देख पा रहे थे, वो था कि उनकी शार्पनेस बहुत बेहतरीन हो चुकी थी। इस गेम में राफेल लियाओ का चूतिया यहाँ पर 2 येलो कार्ड लेके खड़ा हो गया और अब गेम अगला मिस करेगा। इसका मतलब पेड्रो नेटो, जो कि बिल्कुल लाइक यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है, वो खेलेगा। राफेल लियाओ ने जितना खेला, बेहतरीन गेम, खूबसूरत गेम। देखो, राफेल लियाओ से मेरे को बस एक प्रॉब्लम है, जो कि प्रॉब्लम भी नहीं है, बस ये है कि जब पोर्चुगल बहुत क्रिटिकल पोजीशन में आती है तो सारी नजरें क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर ब्रूनो फर्नांडिस पे रहती है। ऐसा जो उनके पास कोई गोल स्कोरर है नहीं। यस, तुम देख रहे हो गोल स्कोरिंग शीट पे बर्नार्डो सिल्वा का भी नाम है, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि जो विंगर्स होते हैं वो काफ़ी ऑफेंसिव होते हैं। चाहे आप निको विलियम्स, लमीन यमाल की बात करो, चाहे आप मुसियाला की बात करो, लेरोय साने की बात करो, या फिर आप यहाँ पर फिल फोडन या फिर बुकायो साका की बात करो। पोर्चुगल के साथ दिक्कत की बात यह है कि एक तो 2 विंगर नहीं खेलते, खेलता एक ही विंगर है। आज हमको रॉबर्टो मार्टिनेज जिस तरीके से यूरो को देखता है, उसका प्राइम एग्जांपल और एक ब्लूप्रिंट भी देखने को मिला। 4 मिडफील्डर खेलते हैं, यानी कि बर्नार्डो सिल्वा का कोई काम नहीं है ड्रिबलर वाला, उसका काम है बॉल को होल्ड करना। ऑफ कोर्स उसको अपना जो बर्नार्डो सिल्वा जिसमें सबसे बेहतरीन खेलता है उस तरीके से खेलना। जो ड्रिबलिंग वाला काम है, जो एक्चुअली में एक्सप्लोसिव ड्रिबलिंग वाला काम है, वो राफेल लियाओ का काम है। लेकिन प्रॉब्लम वहां आ जाती है भाई की बॉडी टाइप इतनी यूनिक है कि वो निकाल लेता है गेम को, वो ड्रिबल कर लेता है,
लेकिन वो गोल स्कोरिंग इंस्टिंक्ट नहीं है उसमें स्ट्राइकर वाली। वो ऐसी पोजीशन पकड़ता नहीं है जहां पर एज अ स्ट्राइकर आप उसको देख भी सकते हो। वो सिर्फ इस पूरी टीम में क्रिस्टियानो रोनाल्डो या ब्रूनो फर्नांडिस पकड़ता है। अब खैर इन दोनों का नाम लिया ही है तो इन दोनों के बीच की लड़ाई को समझ लेते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता कि क्यों सोशल मीडिया या ट्विटर की जनता या फिर फुटबॉल फोरम वाले लगे पड़े हैं कि पोर्चुगल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ब्रूनो में कोई खटास है। इट्स नॉट लाइक दैट। यस, आज के पॉइंट से भी तुम ट्विटर पे या फिर सोशल मीडिया पे बहुत सारी क्लिप्स देखोगे जिसमें कहा गया कि ब्रूनो फर्नांडिस कितना सेल्फिश है। प्रॉब्लम सेल्फिशनेस से नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आउट ऑफ 3-4 सिनेरियोज आपको दिख रहे हैं, अगर उसमें से उसको बेस्ट सिनेरियो ये लगता है, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस भी आप समझ नहीं, ही इज अ फर्स्ट स्ट्राइकर एज वेल, वो एज अ सेकंड स्ट्राइकर भी खेल सकता है, उसके गोल स्कोरिंग आउटपुट भी काफ़ी अच्छी हैं। ऑफ कोर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे गोट लेवल पे आ जाता है फिर स्ट्राइकिंग एबिलिटी में। लेकिन पॉइंट ये है कि जब आपको पता है कि या तो आप शूट कर सकते हो या फिर आप रोनाल्डो को पास कर सकते हो, और अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि आप शूट कर सकते हो तो देन एटलीस्ट हिट ऑन टारगेट। ये बस मेरी एक छोटी सी क्रिटिसिज्म थी ब्रूनो फर्नांडिस से। और आज के गेम में हमको ये भी दिख गया कि ब्रूनो फर्नांडिस क्रिस्टियानो रोनाल्डो साइड बाय साइड एक एरिया में खेल के ऑपरेट भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे अगर हम बात करें, एक असिस्ट आया है, जो कि वो गोल भी मार सकता था, वो असिस्ट भी कर सकता था, बट वही वाली चीज़ है जो मैंने अभी ब्रूनो के लिए बोला है वही मैं रोनाल्डो के लिए भी बोल सकता था अगर वो उस चांस को मिस कर सकता था। बट उसने यहाँ पर सेफ खेला, उसने यहाँ पर टीम के लिए खेला, और यहीं पर ही वो सेल्फिश जो बोलते हैं उनके मुंह पे एक तमाचा भी है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो टीम के लिए खेलता है। और मैं तुमको सही बात बता रहा हूँ, यूरो में 2 मैच में बहुत लोग बोलेंगे कि 0 गोल्स मारे हैं, 1 असिस्ट करा है बस, तो रोनाल्डो घोस्टेड है। रोनाल्डो का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा आ रहा है इस समय और बहुत पॉजिटिव आ रहा है। टीम मोराल बेस्ट, टीम की परफॉर्मेंस बढ़िया आ रही है, पॉइंट्स पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। रोनाल्डो का मोराल बढ़िया, कोई झोंक कुछ नहीं, कोई मीडिया को कुछ ऐसे छोटी सी भी चीज, जबकि मीडिया ने मैच से पहले बकचोदी करने की स्टार्ट की थी कि रोनाल्डो क्या स्टार्ट नहीं, डियोगो जोटा जो इंजरी से वापस आया वो डिजर्व करता है, कोनकेकाओ ने क्योंकि जस्ट पिछले एक मैच में खेला है तो वो रोनाल्डो की जगह डिजर्व करता है, गोंजालो रैमोस की बात करें जो कि जिसका पीएसजी में आता पता नहीं है वो डिजर्व करता है, या फिर जाओ फेलिक्स की बात करें जिसका भी कुछ बार्सिलोना में आड़ा टेढ़ा सा गेम गया है वो डिजर्व करता है। भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो डिजर्व करता है। रोनाल्डो के थ्रेट की अगर हम बात करें, रोनाल्डो जिस तरीके से अपने आप को मेंटेन कर रहा है, वो एक नंबर 9 वाली जो ऑरा है वो उसको मेंटेन कर रहा है। बर्नार्डो सिल्वा ने जो गोल मारा उसमें भी डेफिनेटली रोनाल्डो का एक बड़ा रोल था, क्योंकि रोनाल्डो ने अपने साथ एक डिफेंडर खींचा, बर्नार्डो सिल्वा ने अपने आईक्यू को यूज करके गोल मारा। इस पूरी टीम में इस समय बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस आई, और टर्की को काफी लोग बोलेंगे टर्की को ही तो रहा है, टर्की बहुत बढ़िया गेम खेलती है, तो आपको यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी पोर्चुगल की कि टर्की को किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने मॉरली मेंटली यहां पर तोड़ दिया है। जो दिक्कत की बात है वो ये है कि पोर्चुगल गेम डोमिनेट कर रही थी फिर छोड़ दिया। लास्ट के 10-15 मिनट में टर्की को पूरा चांस दिया उन्होंने, टर्की को कंसोलेशन गोल देने के लिए पूरे पागल हो रखे थे। वो इसलिए होता है क्योंकि शायद से यहाँ पर रॉबर्टो मार्टिनेज गेम स्टेट को मैनेज कर सकता है। देखो ये चीज आप 3-0 की लीड पे कर सकते हो, लेकिन जब 1-0 की लीड होती है तो आप इसमें कहीं ना कहीं बॉटल कर जाओगे। जर्मनी को देखा, जर्मनी स्पेन की बात करते वो भी है मिड ब्लॉक में, लेकिन हमेशा वो एक स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। आज पोर्चुगल के पास एक बहुत बढ़िया मौका था, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया तो है। पोर्चुगल यहाँ पर 2 गोल और मार सकती थी, बट 15 मिनट पे उन्होंने अपना एक्सेलरेशन खींच दिया। अगेन टर्की थी, 3-0 से जीत रहे थे, कर सकते थे। वैसे अगर कोई बड़ी टीम होती तो डेफिनेटली आपको इस चीज को मेक श्योर करना पड़ता है। मैं क्यों इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने गेम स्टेट छोड़ दिया तो ये बेकार चीज है, क्योंकि गेम स्टेट छोड़ना कंट्रोल आपके हाथ से चला गया, कंट्रोल टर्की के हाथ से था। आप ये चीज कोई बड़ी टीम के अगेंस्ट 5-10 मिनट भी करोगे वो गोल मार के आपको तोड़ देगी। बट ओवरऑल पोर्चुगल की तरफ से स्टेटमेंट था। जर्मनी, स्पेन और पोर्चुगल, फ्रांस, पोर्चुगल आप तीनों में से किसी के साथ कर सकते हो, और स्पेन मतलब आप यहाँ पर डेफिनेटली नेदरलैंड वगैरह, इंग्लैंड वगैरह केस बना सकते हो, लेकिन ये 3 टीम्स पावर रैंकिंग में बहुत आराम से आ गई है। पोर्चुगल का ये गेम बहुत बढ़िया था, बहुत सही था, लेकिन इसी के साथ बात करते हैं रोमानिया वर्सेस बेल्जियम का। देखो जीत तो गए, लेकिन फिर भी लुकाकू ने अपनी हरकत तो करी है, कर्स है भाई। लुकाकू और केविन डी ब्रुयने ने इतने चांसेस मिस करे, या फिर मैं ये कहूं कि रोमानिया के गोलकीपर ने इतनी गोटेड परफॉर्मेंस दी आज के में कि 2-0 के बावजूद भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैन ऑफ द मैच का परफॉर्मेंस यहाँ पर उनको देना चाहिए। बेल्जियम की जो सबसे वीक पॉइंट मेरे को लग रही थी, एक किसी भी पॉइंट पे वो गेम को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है उनके पास प्लेयर नहीं है, टेलेमंस जैसा प्लेयर है, ट्रोसार्ड जैसा प्लेयर है, डी ब्रुयने, लुकाकू, ये बढ़िया प्लेयर्स हैं इनके पास, लेकिन फिर भी गेम ही कंट्रोल उनके हाथ में नहीं होता। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि उनकी डिफेंस जो लाइन है ना, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, वो इतना टेक्निकली इक्विप्ड नहीं है। देखो रोमानिया से मैं कोई इंडिविजुअल प्लेयर पे ही नहीं बात करूंगा,
आई थिंक ड्रैगोसिन जो कि टॉटनम का डिफेंडर है वो मेरे को एक फेमिलियर लगता है, लेकिन एज अ कलेक्टिव यूनिट अगर मैं बात करूं तो जो सबसे अच्छी चीज़ मेरे को रोमेनिया के अगेंस्ट लगी, दैट दे ऑलवेज फाइट। एक भी पॉइंट पे अंटिल 88 मिनट भी आपको लग सकता है कि रोमेनिया में वो बिलीव है कि वो गेम पलट देंगे, वो बिलीव है कि वो यहाँ पर गोल स्कोर कर सकते हैं। अब वही वाली चीज़ है कि गेम बहुत बेहतरीन था, क्योंकि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे रोमेनिया इस चीज़ को बिलीव कर रही थी कि वो गेम कभी भी पलट सकती है, उसी टाइम पे बेल्जियम भी ये मान के चल रही थी, क्योंकि इन चूतियों को पता है कि गोल मार के आ सकते हैं, हम काउंटर पे तोड़ सकते हैं। केविन डी ब्रुयने का गोल भी काउंटर पे आया था, जो लुकाकू का गोल है वो भी काउंटर पे था। पहले 2 मिनट में गोल मारा, उसके बाद कोई भी कच्ची टीम या फिर लो मेंटालिटी टीम टूट सकती है। बट रोमेनिया ने अपने आप को बहुत अच्छा संभाला, 80 मिनट तक संभाला, और आप कैसे कह सकते हो कि उन्होंने ऐसा कोई लो ब्लॉक नहीं था। बस रोमेनिया के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो क्वालिटी नहीं है जो बेल्जियम को डरा सकती है, चाहे आप नंबर 9 की बात करो या फिर एक प्रॉपर विंगर की बात करो जो कि बहुत ज़्यादा क्लिनिकल हो। बेल्जियम के लिए विक्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम से अगर हम उनके यहाँ पर टेबल की बात करें तो भाई बेल्जियम और रोमेनिया दोनों ही अपना ग्रुप जीत सकते हैं। और बेल्जियम का आई थिंक अपना नेक्स्ट गेम है यहाँ पर यूक्रेन के अगेंस्ट, जो कि ऑब्वियसली स्लोवेकिया को हरा के आई है। और ये ग्रुप बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनता जा रहा है, क्योंकि चारों ही टीम के पास 3-3 पॉइंट्स हैं। सो एनी टीम कुड लूज द स्पॉट, लेकिन ये कंफर्म है कि इस ग्रुप से तो 3 टीम्स क्वालिफाई कर जाएंगी, क्योंकि तीनों पे ही 3-3 पॉइंट्स हैं। तो ये तो कंफर्म है, लेकिन एक टीम या वो स्लोवेकिया भी हो सकती है, यूक्रेन भी हो सकती है, बेल्जियम भी हो सकती है और रोमेनिया भी हो सकती है। और नेक्स्ट गेम यहाँ पर रोमेनिया वर्सेस स्लोवेनिया का गेम है, तो मेरे को लगता है डेफिनेटली यहाँ पर रोमेनिया इस गेम को तो जीत ही जाएगी। और बेल्जियम वर्सेस यूक्रेन का, अगर यूक्रेन हरा देती है तो रोमेनिया यूक्रेन में से 2 टीम्स टॉप पे जाएंगी और बेल्जियम यहाँ पर थर्ड पे हो सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। लुकाकू के रिगार्डिंग में एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, हर चीज़ बहुत बढ़िया है, हर चीज़ उसको एक टॉप स्ट्राइकर बनाता है सिवाय उसके फिनिशिंग के। केविन डी ब्रुयने की बात करें, आपको एट टाइम्स लग जाएगा कि केविन डी ब्रुयने इज द मेन मैन और द मेन स्टार ऑफ दिस बेल्जियम टीम, डिस्पाइट इस बेल्जियम में बहुत क्वालिटी है, लेकिन ये गेम बहुत बढ़िया था एज अ न्यूट्रल।